Assalamu alaikum, dear students. So this is basically interaction of phase third of your CTS, which is purely on the demand of students. And in this phase third, the first paper of your physics in which I'm going to interact today, the chapters like units and dimensions with error analysis, then kinematics part 1, part 2, and laws of motion. So question number first is, a body moves 6 meter north, 8 meter east, and 10 meter vertically upwards. What is the resultant displacement from initial position? So for such questions, जिसमें vertically upward and downward, उसके लिए मैं convention fix कर देता हूँ. तो आप याद रखिए, if this is east, this is west, this is north, this is south, and then ये हम up के लिए यूज करेंगे और ये हम down के लिए यूज करेंगे. उसके बाद ये आप आई कैप अगर लेते हैं डायरेक्शन तो ये माइनस आई कैप हो गया, अगर ये जे कैप है डायरेक्शन तो ये माइनस जे कैप हो गया, और अगर ये के कैप है डायरेक्शन तो ये माइनस के कैप. तो ये हो गया इसका डायरेक्शन सिस्टम फॉर न्यूमेरिकल्स लाइक दिस. क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन निकालना है, तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल 8 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट मींस आई कैप, तो 8 आई कैप प्लस then it is actually a body moves 6 meter north. तो 6 meter north means 6, और north जो आपका है, north का मैंने direction जो लिया that is j cap, and then plus it is 10 meter vertically upwards. तो 10 meter vertically upwards means k cap, ठीक है. vertically downwards के लिए minus k cap. अब इसका mod चाहिए मुझे, I need only magnitude. तो it is 8 square plus 6 square plus 10 square. तो here it is 64. It is 64 plus 36 plus 100, and this is root of 200. Root of 200 should be the answer, but option ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसको ले सकते हैं 10 रूट 2 मीटर के बराबर, क्योंकि ये हमें पता होता है 10 रूट 2 मीटर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ 200 इज 10 रूट 2 मीटर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number next is actually 6 persons of same mass travel with same speed along a regular hexagon of side D such that each one faces the other. After how will they meet each other? तो कितने समय के बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे? तो ये आदमी इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ. तो हमें बोलना अगर ये मीट करेंगे तो कब मीट करेंगे. रिलेटिव क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक तरीका दूंगा, अगर आपने यूज किया तो आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक हो जाएगा. तरीका ये है कि आप इसमें से कोई भी दो पर्सन उठा के लीजिए. जैसे ये दो आदमी जो है आपके, ये और ये, इसका वेलोसिटी u है और इसका वेलोसिटी bu है. तो ये आदमी मान लो ये a आदमी यहाँ पे और ये आदमी जो है b, सेम मास का और स्पीड दोनों का सेम, और ये डिस्टेंस जो है इन दो के बीच में d है. अगेन इन दो, फिर यहाँ जो आदमी होगा उसके बीच में d ही होगा. बट हम हमेशा दो को लेके चलते हैं. इस पे तरीका ये होता है, आप पहली फुर्सत में जो एंगल होता है इस रेगुलर हेक्सागन में 120 डिग्री होता है. जब ये 120 डिग्री होता है तो अब आप इस u को रिजॉल्व करिए, इस आदमी की जो वेलोसिटी u है इसको रिजॉल्व करिए. तो यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ दूसरा कंपोनेंट आएगा, और ये एंगल आपका नेसेसरली 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि टोटल 180 डिग्री. अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री है. तो दिस शुड बी u cos ऑफ 60 डिग्री एंड दिस शुड बी u sin ऑफ 60 डिग्री. देखिए अगर अप्रोच या मीट करना है, मीट या सेपरेट करना है, तो वो वही वेलोसिटी कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन आ जाए. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से कभी मीट नहीं होता है. मीट अगर होना है, सेपरेट अगर होना है, तो वो वेलोसिटी जो इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन आ जाए. अब पीछे वाले आदमी की वेलोसिटी u है और आगे जो भाग रहा है उसकी वेलोसिटी u cos 60 होता है u/2. तो ये आदमी की वेलोसिटी पीछे वाले की इससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये आदमी इसको पकड़ लेगा. जब पकड़ लेगा तो इस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, और ये होगा u - u/2. और कितना होगा? that will be u/2. तो वेलोसिटी जो मिलाने वाली वेलोसिटी है वो u/2, अप्रोच वाली वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा. तो टाइम होता है हमेशा डिस्टेंस बाय दैट वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस हियर इज d, दो आदमियों के बीच में, और जो वेलोसिटी मिलाने वाली वेलोसिटी है वो सिर्फ u/2 है. 2 ऊपर जाएगा तो 2d/u शुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर जो है 2d/u, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, अ मैन इज वॉकिंग टू द ईस्ट एट 2 km/h एंड रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिम. अपियर टू हिम जब भी आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये अपियर टू हिम होता है ऑलवेज अ रिलेटिव कंसेप्ट. जो उसको लग रहा है, ठीक है, एक्चुअली है नहीं, जो लग रहा है वो रिलेटिव होता है. परपेंडिकुलरली उसको लग रहा है बारिश सीधे परपेंडिकुलरली. द रियल वेलोसिटी ऑफ रेन इज. तो इस क्वेश्चन को भी रिलेटिव कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इसका मैं आपको एक अच्छा तरीका दूंगा. ये एक आदमी है, ये आदमी जो है ये मूव कर रहा है विद हिज वेलोसिटी एंड दैट इज 2 km/h. 2 km/h से आदमी भाग रहा है और उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप जो है, उसको लग रहा है, जो लगता है दैट इज ऑलवेज VRM.
VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो लगता है ना वो हमेशा रिलेटिव होता है, उसको लग रहा है कि रेन ड्रॉप सीधे गिर रहा है, और वो VRM भी दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी दिया है 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर, उसको जो लग रहा है। द रियल वेलोसिटी ऑफ रेन इज, हमें रियल वेलोसिटी रेन की निकालनी है। तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में, रेन एंड मैन क्वेश्चंस में जो आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, कि आदमी की वेलोसिटी हम शिफ्ट करते हैं इस पे, हम आदमी की वेलोसिटी जो रेन ड्रॉप पे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो वी मैन ऊपर पीछे चला गया, क्योंकि आदमी ऐसे भाग रहा है तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी पे ट्रांसफर होगी। फिर अगर ये VM है और ये रिजल्टेंट है VRM, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो डेफिनेटली VR कहीं यहां से होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो VR डेफिनेटली यहां होना चाहिए, क्योंकि VM यहां है और रिजल्टेंट बीच में। रिजल्टेंट बीच में एक ही सूरत में है कि अगर ये एक है तो दूसरा ये है, और हमें यही VR निकालना है। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। पहले मैं इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से VM को यहां शिफ्ट करता हूं, तो VM यहां शिफ्ट हो गया। अब आप देख लीजिए एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बना जिसका थीटा ये है। तो पहली फुर्सत में आप VR निकालिए। तो VR एज पर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर, दैट इज VM स्क्वायर प्लस VRM स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है। VR स्क्वायर भी 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है, तो ये हुआ 4 4 8 8, तो ये हुआ VR स्क्वायर इज 8, तो VR हो गया बराबर 2√2। तो VR होना चाहिए 2√2 किलोमीटर पर आवर, और अगर 2√2 किलोमीटर पर आवर तो एंगल भी निकालना है, तो एंगल भी निकालिए। tan थीटा इस ट्रायंगल में देख लीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया VM और बेस हो गया बराबर अगेन VRM। तो tan थीटा हमारा आ जाएगा, VM इज इक्वल 2 है, VRM भी 2 है, ये 1 है, और वो एक ही सूरत में होता है जब tan 45 डिग्री हो। tan कट जाएगा, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री, तो इट मींस 45 डिग्री वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विल बी 2√2 किलोमीटर पर आवर। तो पहला ऑप्शन है 2√2 किलोमीटर पर आवर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, बिल्कुल गलत है। 2√2 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही। 44 तो है नहीं, गलत है। 4 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 45 फिर से ही गलत ऑप्शन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिवर 4 माइल्स वाइड, तो आपके पास एक रिवर है जो 4 माइल्स वाइड है, तो मतलब ये जो विड्थ है ये दे दी गई है आपको 4 माइल्स की, ठीक है। 4 माइल्स का आपके पास एक रिवर वाइड है एंड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 माइल्स पर आवर, और जब ये फ्लो कर रहा है यहाँ की तरफ, तो रिवर का वेलोसिटी जो है वो 2 माइल्स पर आवर का है। 2 माइल्स पर आवर का रिवर का वेलोसिटी है। द मिनिमम टाइम टेकन बाय अ बोट टू क्रॉस, कम से कम वक्त कितना बोट को लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए विद स्पीड ऑफ 4 माइल्स पर आवर इन इज अप्रॉक्सीमेटली इन स्टिल वाटर। तो आपको मिनिमम टाइम निकालना है, और आपको पता होना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए बोट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से शॉर्टेस्ट टाइम लगता है, तो वो सीधे जाने की कोशिश करेगा, सीधे, ठीक है। और उसका वेलोसिटी जो है, मैन का वेलोसिटी जो है या बोट का जो वेलोसिटी है वो दिया है 4 माइल्स पर आवर। 4 माइल्स पर आवर का वो वेलोसिटी दे दिया गया है। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा? तो मिनिमम टाइम जो है टी मिनिमम इज ऑलवेज दैट डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो एफर्ट उसका है दैट इज VM। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ 4 माइल्स का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 माइल्स, और आदमी का वेलोसिटी जो है वो 4 माइल्स पर आवर का है। 4 माइल्स पर आवर का, माइल्स चला गया, 4 चला गया, मिनिमम टाइम जो उसको लगेगा दैट शुड बी 1 आवर इज द मिनिमम टाइम जो उस आदमी को रिवर को क्रॉस करने में लगेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज पर द ऑप्शंस, तो इसमें 1 आवर आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 1 आवर 0 मिनट्स, बिल्कुल सही है। तो फिर 2 1 एंड ये है नहीं क्योंकि 12 मिनट्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A bus starts from rest moving with an acceleration of this. तो बस का acceleration ये है. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. After what time he will be able to overtake the bus? Very important question. देख लीजिए, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। तो ये बस है, ये बस है और ये साइकिलिस्ट है। ये बस है और ये साइकिलिस्ट है। साइकिलिस्ट और बस में 96 मीटर का डिस्टेंस है, और बस आगे एक्सेलरेट कर रहा है। उसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। बस का एक्सेलरेशन दिया और साइकिलिस्ट की स्पीड दी है। साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो जो पीछे से आ रहा है उसका स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकंड। हमें बोला जा रहा है कि जो साइकिलिस्ट है वो कब बस को ओवरटेक करेगा। इसको करने का तरीका ये होता है, इसको करने का तरीका ये होता है कि आप बस पे बैठ जाओ, रिलेटिव कंसेप्ट है, आप बस पे बैठ जाओ और बस की एक्सेलरेशन आदमी पे ट्रांसफर कर दो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द रूल, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। इट इज 2 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। अब बस रुक गई क्योंकि आदमी यहां से ऑब्जर्व कर रहा है और सिर्फ इसका खेल देख लो। तो इस साइकिलिस्ट का जो स्पीड ये है, एक्सेलरेशन ये है, 96 मीटर डिस्टेंस वो कब क्रॉस करेगा। तो उसको आप निकाल सकते हो बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भाग रहा है। s 96 है, इनिशियल वेलोसिटी आदमी का 20 है, टाइम हमें निकालना है। माइनस और माइनस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज अपोजिंग वेलोसिटी। इट इज 1/2, देन इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। 2
टू निकल जाएगा और ये हो जाएगा बराबर टी स्क्वायर माइनस 20t एंड देन प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्प्लिट हम मिडिल टर्म करेंगे क्वाड्रेटिक में, माइनस मैं लिख सकता हूँ 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस 12 प्लस माइनस 8 इज माइनस 20 एंड 12 8 जा 96, तो बिल्कुल हमने मिडिल टर्म स्प्लिट की। इट्स t माइनस 12 और माइनस यहाँ 8 बाहर आएगा तो यहाँ फिर से t माइनस 12 आ जाएगा और वापस आपका जो है 80 और 96 आ जाएगा। तो या तो t माइनस 12 0 है, या तो आपका t माइनस 8 0 है, या तो t 8 सेकंड्स का टाइम पीरियड है, या तो t आपका 12 सेकंड्स का टाइम पीरियड है। रिमेंबर दैट यहाँ दोनों टाइम है और दोनों पॉजिटिव आए और दोनों ऑप्शन भी आपके न्यूमेरिकल में प्रेजेंट है। सर अब कौन सा यहाँ हिट करना है, तो याद रखिए इसमें पहले मिनिमम वाला टाइम हिट किया जाता है। सर वाई, ये वो टाइम है जो साइकिलिस्ट को लगेगा बस को पकड़ने में, और फिर अगर आगे ओवरटेकिंग बस ने की तो बस को फिर उसको पकड़ने में 12 सेकंड्स का वक्त लगेगा। तो हमेशा जो मिनिमम टाइम होता है वही पहला टाइम होता है जो साइकिलिस्ट को बस को पकड़ने में लगेगा। तो ऑप्शन इज 8 सेकंड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a bomb is dropped on an enemy post by an aeroplane flying with a horizontal velocity of 60 km per hour at a height of 490 मीटर। तो अगर ये ग्राउंड है और यहाँ कहीं एनिमी पोस्ट है, दिस इज योर एनिमी पोस्ट हियर, तो एरोप्लेन यहाँ से कहीं आ रहा है और उसका वेलोसिटी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और उसकी हाइट दी है 490 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट पढ़ा होना चाहिए कि इस एरोप्लेन को या इस हेलीकॉप्टर को यही बम को रिलीज करना पड़ेगा सो दैट इसकी ट्रैजेक्टरी बन के ये एनिमी पोस्ट को यहाँ हिट करेगा। आप एनिमी पोस्ट पे आके इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब ये जो है चूंकि मीटर्स में हाइट है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो पहली फुर्सत में 5/18 से मल्टीप्लाई करिए और ये 50/3 पे रिड्यूस हो जाएगा, 50/3 मीटर आ जाएगा जब आप यहाँ कैंसिलेशन करोगे। अब सर हमें ये बोलना है, बोलना है दैट हाउ फार द एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी पोस्ट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉम्ब सो दैट इट मे डायरेक्टली, तो कितनी दूरी से इसको बॉम्ब को ड्रॉप करना है, तो हमें ये x निकालना है सो दैट इट विल डायरेक्टली हिट द एनिमी पोस्ट। तो कितनी दूरी से इसको ड्रॉप करना है सो दैट इसको हिट करे, इसकी ट्रैजेक्टरी ये बने। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये होता है बराबर, ये वेलोसिटी मैं यू मानता हूं, दैट इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो उसको आगे कैरी कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फॉल, एंड द टाइम ऑफ फॉल इज रूट ऑफ 2h/g। द टाइम ऑफ फॉल इज ऑलवेज रूट ऑफ 2h/g। तो अब आप देख लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रिस्पांसिबल है दैट इज 50/3 एंड देन 50/3 एंड देन 50/3 के बाद जो है आपका 50/3 रूट ऑफ 2, h is 490 डिवाइड बाई g is 10, g is 10। ठीक है, 10 नहीं लेंगे आप, g का वैल्यू जो है आपका 9.8 है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसका 9.8 ही वैल्यू लेने जा रहा हूँ। अब ये मैथमेटिक्स है, अब आप देख लीजिए अगर मैं ये 9.8 का 10⁻⁻1 बाहर निकालूं और 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 98, और यहाँ तो ये 10⁻⁻1 बाहर आ जाएगा, 2 कट जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये 100 बनेगा, 100 का रूट 10 होता है, तो x हो गया बराबर 500 डिवाइड बाई 3 मीटर should be the right answer for this question। 500 by root 3, 500 by 3 is the right answer for this question। ये आपका horizontal projectile based question बहुत important माना जाता है। Question number next is from a point on the ground at a distance of 2 meters from the foot of a vertical wall, a ball is dropped thrown at an angle of 45 degree which just clears the top of the wall and afterwards it strikes the ground at a distance of 4 meter on the other side, the height of the wall। ये question जो है ना इसकी लैंग्वेज ही एनफ होती है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन पे बेस्ड होता है। एक्चुअली एक वॉल है और यहाँ से आप एक बॉल को फायर करते हो, जब ये बॉल को आप फायर करते हो तो ये दूसरे साइड ये यहाँ के हिट करता है, जस्ट क्लियरिंग द वॉल। अब इस वॉल के अगर हम हाइट y मानते हो और इस क्वेश्चन में यही निकालना है, तो ये एक एंगल दिया जाता है और ये इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि ये पहले फुट ऑफ द वॉल से कुछ दूरी पे है, मान लो x है, और फिर ये दूसरे साइड को क्लियर करके यहाँ गया और फिर यहाँ जो है हिट करेगा। अब हमें वो हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है और ये ट्रैजेक्टरी बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा, देन इट इज 1 माइनस x बाय r। इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का होता है। y निकालना है, सर x कितना है देख लीजिए, फ्रॉम अ फुट एट 2 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल, तो x दिया है 2 मीटर, x दिया है 2 मीटर, तो मैं 2 ड्रॉप करूंगा। tan ऑफ किस एंगल पे फायर किया 45 डिग्री, तो थीटा 45 है, देन 1 माइनस x फिर से वही 2 ही है डिवाइड बाय r। r होता है रेंज, रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक, और आप सबको पता है ये रेंज ही होता है। और ये देख लीजिए जस्ट क्लियर द टॉप एंड आफ्टरवर्ड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन द अदर साइड, तो ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 6 मीटर हो गया, तो रेंज इसमें जो है वो 6 मीटर का आ गया, तो 6 इट्स 2 3 6। देन
देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट्स 2, नाउ इट इज 3 - 1, इट इज 3 3 3 - 1, इट्स 2 divided by 3. Answer of this question should be 4/3 meter is the right answer. Very important question based on a very special form of equation of trajectory. 4/3 meter should be the right answer. Option number 4 is the right choice. उसके बाद a projectile is thrown with the velocity of this. तो projectile को इस velocity से आपने फायर किया. The range of the projectile is double the maximum height. इस क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि रेंज जो है डबल है मैक्सिमम हाइट का. देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, हमें ए एंड बी का रिलेशन, तो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि रेंज का एक्चुअल इक्वेशन जो होता है वो होता है यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी. तो बट आप ये फॉर्म इसमें यूज नहीं कर सकते. इसमें जो फॉर्म आपको यूज करनी है मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, अदरवाइज जरूरी नहीं था, मैं सीधे कर सकता था क्वेश्चन को. ट्वाइस ऑफ, देखो यू साइन थीटा होता है आपका यू वाई, यू कॉस थीटा होता है आपका यू एक्स डिवाइडेड बाई जी. तो ये इन द फॉर्म ऑफ यू एक्स एंड यू वाई कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे. तो रेंज के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे आप, दैट्स ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल ट्वाइस मैक्सिमम हाइट. अब आप ऐसे ही करेंगे इसको, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 2 निकल जाएगा, जी कैंसल आउट होगा, एक यू वाई चला जाएगा, आपका ट्वाइस ऑफ यू एक्स जो है यू वाई के बराबर है. अब आप यू एक्स कंपोनेंट देख लीजिए, वो ए है, इट्स ट्वाइस ऑफ ए. यू वाई कंपोनेंट देख लीजिए वो बी है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी बी इज इक्वल टू ए. तो बी इज इक्वल टू ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तरीका आप याद रखिए. ये सबको पता होता है ये वाला इसका फॉर्मेट, बट ये फॉर्मेट पे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं. उसके बाद an object is projected at 30 degree with a horizontal at 30 meter per second. After 1.5 seconds, it makes an angle of 30. It makes an angle theta with the horizontal, the value of theta. Again, a very important question. देख लीजिए, मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ कि आपका एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने 30 डिग्री पे 30 मीटर पर सेकंड से फायर किया. तो 30 डिग्री पे 30 मीटर पर सेकंड से आपने इसको फायर किया. हमसे पूछ रहा है कि 1.5 सेकंड के बाद हमें बोलो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा. मान लो 1.5 में इसकी स्पीड यहाँ पे कुछ v है, तो ये कुछ स्पीड है इसकी, तो मान लो वो v है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल इसका है वो हमें बोल दीजिए. तो हम यहाँ पे भी रिजॉल्व करेंगे इसको. तो ये इसका vx कंपोनेंट होगा और ये जो है डेफिनेटली यहाँ पे ये vy कंपोनेंट होगा. अगर मुझे थीटा निकालना है तो vy को मैं शिफ्टिंग से इधर डाल दूंगा, तो tan थीटा, मुझे थीटा ही चाहिए, tan थीटा चाहिए आफ्टर 1.5. तो ये हो जाएगा vy बाई vx. बट vy बाई vx कहाँ से लाएंगे आप? अब आपको प्रोजेक्टाइल की नॉलेज क्लियर होनी चाहिए. vx इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज u cos थीटा. वर्टिकल जो है ना आफ्टर सम टाइम डिक्रीज होता है. तो हॉरिजॉन्टल जो है, तो मैं इक्वलिटी डाल देता हूं, ये हमेशा u cos थीटा ही होगा, तो ये u cos ऑफ थीटा ही होगा. और वर्टिकल होता है बराबर, इनिशियली तो u sin थीटा है, तो माइनस gt. तो मैंने इसको याद नहीं रखा है, हम इसको लॉजिकली बनाते हैं. तो हॉरिजॉन्टल रिमेन्स एज इट इज, वर्टिकल गेट्स जो है वो डिक्रीज होता है, तो दैट्स व्हाई माइनस gt. और वेलोसिटी में से वेलोसिटी. अब आपका थीटा आराम से आएगा. तो मैं ये इस एंगल का नाम रखता हूं थीटा, इसका नाम थीटा है, तो इसका नाम रखो, ये जो 30 डिग्री का जो एंगल है ये थीटा डैश से मैं दिखाऊंगा, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर पाओ. तो थीटा मुझे निकालना है, u दिया है 30, साइन ऑफ थीटा डैश मेरा जो है वो 30 डिग्री है. साइन ऑफ 30 होता है 1/2 माइनस g होता है 10. फिर से t दिया है 1.5 सेकंड के बाद 1.5 सेकंड डिवाइडेड बाय u 30 है, और cos ऑफ 30 डिग्री होता है √3/2. अब आप देख लीजिए, ये हो गया 15, ये हो गया 15, और 2 15 30, 15 minus 15 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज दैट 0. तो tan ऑफ थीटा जो है वो हो गया 0, और ये सिर्फ tan ऑफ 0 डिग्री पे ही होता है. tan चला जाएगा, आपका थीटा हो गया 0 डिग्री. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया है, बट अब ये आपके नीट में भी पूछा जाता है, और आंसर जो है वो 0 डिग्री हो गया. कंसेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा. उसके बाद An arrow is shot in air, its time of flight is 5 seconds. तो एरो आपने फायर किया, तो फिर से वही कहानी है कि आपने एरो को फायर किया, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है 5 सेकंड्स का टाइम ऑफ फ्लाइट है. एंड एट हॉरिजॉन्टल रेंजेस, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 200 मीटर का हॉरिजॉन्टल रेंज है. द इंक्लिनेशन ऑफ द एरो विद हॉरिजॉन्टल, तो थीटा हमें निकालना. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि डिमांड करेगा आपसे बहुत सारी चीजें. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस देने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल्स में, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं. वो है h इज इक्वल 1/8 gt². ये पहला फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे. दिस इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. दूसरा होता है r tan थीटा इज इक्वल 4h. ये सब बच्चों को ये फॉर्मूला इस स्टेज पे तो जबानी याद होना चाहिए. These are actually two relations which we have obtained during calculations: height or total time of flight, range, height और आपके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये जो है ये इक्वेशंस है. अब आप देख लो, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है
आपका रेंज दिया है, आपको एंगल पूछ रहा है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है तो मैं हाइट निकालूंगा, हाइट निकाल के यहाँ ड्रॉप करके थीटा आ जाएगा। तो ये है इसका करने का तरीका। तो पहली फुर्सत में एच निकालो, एच हो गया 1/8 जी इज 10 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर। तो एच हो गया बराबर it is 2 4s are 8, 2 5s are 10, it is 5/4 into 25। तो वो होता है 125 डिवाइडेड बाई 4। तो हाइट आपका आ गया। अब आप यूज करिए r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। तो r हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4, h आपका 125/4 है, 4 4 निकल जाएगा, आपका tan थीटा जो है डायरेक्टली आएगा 125/200। अब आप इसकी कैंसिलेशन करिए तो 5 जा एंड 5 40 जा, फिर से काटिए आप इसको 5 5 जा एंड 5 8 जा। तो थीटा होना चाहिए आपका tan इनवर्स 5/8 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में tan इनवर्स 5/8 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बट ये जो दो फॉर्मूलाज मैंने इसमें ऐड की फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन, ये आप याद करके जाएंगे क्योंकि इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आसानी से जो है सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ द इनिशियल स्पीड, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, आपने एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फायर किया सच दैट ये बोल रहा है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी u दोगे तो टॉप पोजीशन पे स्पीड u है। तो ये लिख रहा है क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें ये रेंज निकाल के देना है कितना है। देखिए टॉप पोजीशन पे आप सबको पता होना चाहिए स्पीड होता है बराबर u cos थीटा, क्योंकि वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट। यहां पे भी u cos थीटा, यहां पे भी u cos थीटा, u निकल के आपका cos थीटा जो है वो 1/2 है और वो हमेशा cos ऑफ 60 डिग्री के बराबर होता है। cos निकाल दो आप, थीटा हो गया बराबर आपका 60 डिग्री। तो इस डाटा से आपने थीटा निकाला। अब आप रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज आपको पता है u स्क्वायर इट्स ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा बाई g। इससे आपका काम जो है आराम से हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर इट इज ट्वाइस ऑफ sin ऑफ 60, sin ऑफ 60 होता है बच्चों √3/2, देन cos ऑफ 60 होता है 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ g है। तो 1 2 निकल जाएगा। आपका आंसर हो गया √3 u square divided by 2g should be the right answer of this question. √3 u square by 2g is the right answer for this question. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो ये है, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हमें इन ऑप्शंस में बोलना है कि कौन सा करेक्ट है। तरीका ये है बच्चे, पहले आप ग्राफ की नॉलेज जो है वो ये है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें उसका स्लोप जो है वो स्पीड देता है, वो वेलोसिटी देता है। अब जब वेलोसिटी देता है तो आप देख लो यहाँ पे स्लोप जो है 0 है तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, यहाँ स्लोप 0 है। स्लोप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पे भी स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0, यहाँ स्लोप 0, वेलोसिटी 0, यहाँ स्लोप 0, वेलोसिटी 0। तो कितनी जगह पे वेलोसिटी 0 है? 1 2 3 4 5 6। पहला ऑप्शन है द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट एट 6 टाइम्स। बिल्कुल सही है क्योंकि 6 बार बॉडी का वेलोसिटी 0 है तो 6 बार बॉडी रेस्ट पे आ चुका है। उसके बाद द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल 6। अगर आप t 6 सेकंड को ऊपर खींचेंगे तो वहां तो 0 स्पीड है, तो ये बोल रहा है मैक्सिमम, बिल्कुल गलत है। उसके बाद द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल 0 टू t इक्वल 6। 0 से 6 सेकंड के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव रह रही है, बिल्कुल गलत है। कभी 0 हो रही है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, स्लोप की नॉलेज है, तो ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल टाइम पीरियड शोन इज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी होता है बराबर del x by del t। अब आप देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एवरेज वेलोसिटी हम xt ग्राफ से कैसे निकालते हैं, हम इसका कॉर्ड यहां डेवलप करते हैं। इट्स अ कॉर्ड जो इनिशियल और फाइनल टिप को कनेक्ट करता है। ये कॉर्ड का अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा, और जब एक्यूट एंगल होता है तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऑब्ट्यूज होता तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होता है। ये बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये बिल्कुल गलत है, इट इज पॉजिटिव। और यहां पे आपने सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉर्ड जो है वो आपको एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in the figure. The velocity of the particle at t equal to 0। तो यहाँ पे इसका velocity दिया है 2 मीटर पर सेकंड, हमें निकालना है the velocity at t equal to 2 seconds। तो we have to calculate the final velocity here। पहले ये acceleration time graph है और जब भी acceleration time graph होता है, जब भी acceleration time graph होता है तो acceleration time graph का area, acceleration time graph का area हमें change in velocity देता है। change in velocity हो गया v final minus v initial। area क्या है इसका? half of base हो गया 2 into altitude, altitude इसका जो है वो 4 है, is equal final velocity निकालनी है। इनिशियल उसने खुद दे दिए 2 मीटर पर सेकंड, 2 निकल जाएगा तो 4 + 2 आ जाएगा v फाइनल। तो v फाइनल आपका जो है वो होना चाहिए 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो ये है दैट इफ t इज अ फंक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, तो t आपका फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, t इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x। हमें निकालना क्या है? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए कन्वेंशनल मेथड है कि यहाँ पहले वेलोसिटी निकालिए फिर
फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन निकालिए, वो लंबा खींच जाएगा। इस क्वेश्चन का जो स्मार्ट वे है, जिसको आप ट्रिक कहते हो, ऐसे क्वेश्चन को क्योंकि आईआईटी में पूछा गया, जब पूछा जाएगा तो यही इसका तरीका ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बराबर नेगेटिव टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन, नेगेटिव टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन का मल्टीप्लाइड बाय वी क्यूब। तो ये हो गया नेगेटिव टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन का मल्टीप्लाइड बाय वी क्यूब। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला डिफरेंशिएशन होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, दूसरा डिफरेंशिएशन होगा 2 अल्फा और dx by dx कैंसिल, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया, तो ये हो गया 2 अल्फा 2 अल्फा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी -2 अल्फा v क्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ये बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, बट नीट में एवरी चांस है कि रिपीट हो जाए और ये इसका आंसर होना चाहिए। और इसका ट्रिक यही है, कन्वेंशनल मेथड से हट के ट्रिक यही है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय v क्यूब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a juggler juggles 4 balls in a row. Each ball is thrown with speed 20 meters per second. Find position of other 3 balls in if one is about to leave his hand. देखो ये जगलर का जो कंसेप्ट है, इसका मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा दूं। जंगलिंग में आदमी जो है एक बॉल को जो है बहुत सारी बॉल्स को एक हाथ पे जो है कंटिन्यूसली जगल करता है, बॉल्स को फेंकता रहता है, कुछ 4 कुछ 2 3 जो भी है। तो इसमें 4 बॉल्स की जगलिंग हो रही है। तो 4 बॉल्स की जगलिंग में क्या है कि एक बॉल अभी लीव करने वाला है, तो इसका मतलब नेक्स्ट बॉल हवा में होगा और एक भी है हवा में, 4 बॉल्स है। तो ये कंसेप्ट है, एक हाथ में निकलने वाला, ये हवा में, ये टोटल 4 बॉल्स का खेल है। अब जिस टाइम पे ये बाहर आएगा उसी टाइम पे हाथ में आएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, हर एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से वो फायर कर रहा है, हर एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फायर कर रहा है। और जब भी आपने पढ़ा होगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट को, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से ऊपर फायर करते हो तो उसको वापस आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, दैट्स 2u/g। ये स्टेप फर्स्ट होता है जगलिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टेप फर्स्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली, एक बॉल को ऊपर से वापस हाथ में आने को कितना वक्त लगेगा, दैट्स 2 × 20 डिवाइड बाय g इज 10। ये चला जाएगा तो 4 सेकंड्स का टोटल टाइम पीरियड है। 4 सेकंड्स में ये जो पहला स्टेप आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली एक बॉल का, यही 4 सेकंड उसको 4 बॉल्स में जो है इक्वली डिवाइड करना है। और 4 बॉल्स, स्टेप नंबर 2 जो है, हर 2 बॉल्स में जो टाइम होना चाहिए वो 1 सेकंड का गैप होना चाहिए, क्योंकि जब आप 4 बॉल से डिवाइड करोगे तो हर 2 बॉल्स में जो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए वो 1 सेकंड है। मतलब जो हाथ में बॉल है और ये जो पहला बॉल हवा में है, तो यहाँ टाइम डिफरेंस 1 सेकंड है। फिर यहाँ इस बॉल से इस बॉल तक जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड है, बट विद रिस्पेक्ट टू द हैंड वो 2 सेकंड का टाइम डिफरेंस है। फिर इस बॉल और इस बॉल का भी 1 सेकंड है, बट विद रिस्पेक्ट टू हैंड ये 3 सेकंड की गैप पे है, 3 सेकंड की गैप पे है। और फिर चौथे सेकंड में ये बॉल बाहर आएगा और ये बॉल उसके हाथ में आएगा। ये हो गया इसका पूरा कंसेप्ट। अब जो पहला बॉल हाथ से कितना दूर है हम निकाल सकते हैं, s = ut + ½ of at² से। अब आप मुझे बोलिए s हमें निकालना है, u हो गया 20 से फायर किया, 1 सेकंड की दूरी पे है फर्स्ट बॉल, देन इट इज माइनस क्यों किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स है, 10 का वैल्यू और 1 स्क्वायर, 2 5 10 हो गया, इट्स 20 - 5, तो ये हो गया 15 मीटर जो है पहला जो बॉल है 15 मीटर दूरी पे होगा। नो फर्स्ट ऑप्शन है, न थर्ड ऑप्शन है, या तो सेकंड है या नन ऑफ द अबव है। सेकंड बॉल के लिए जो है आप फिर से यूज करेंगे तो वेलोसिटी u20 ही है। अब सेकंड बॉल के लिए जो विद रिस्पेक्ट हैंड टाइम है वो 2 सेकंड की दूरी पे है, 2 - 1/2, g हो गया 10, t² हो गया 2 स्क्वायर, 1 2 निकल जाएगा, तो ये हो गया 40 इट इज 40 - 20। तो ये हो गया दूसरा बॉल जो है 20 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। उसके बाद तीसरे बॉल के लिए फिर से इट इज 20, अब उसके लिए टाइम 3 सेकंड्स है, -1/2, g हो गया 10 × 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 5 10, ये हो गया 60 माइनस इट इज 45, तो ये 15 मीटर। तो आंसर शुड बी 15 20 15 15 20 15 सेकंड ऑप्शन है। बिलीव मी, जब ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ बच्चों को जबानी याद होता है 15 20 15, जब ये आएगा तो यही आता है। और अगर मॉडिफिकेशन भी करता है तो तरीका ये, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, उसको ब्रेक करिए इक्वली, 4 बॉल्स है तो 4 में बढ़ जाएगा, 5 है तो 5 में बढ़ जाएगा, तो आप 4/5 करेंगे उस वक्त। और फिर हर एक बॉल का जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू हैंड, उससे आप उसकी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाई मिनरेट ट्रैवल्स 40 मीटर्स इन द लास्ट 2 सेकंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। तो 40 मीटर वो लास्ट 2 सेकंड्स में, अब वो 2 सेकंड लास्ट कौन से किसी को पता नहीं है। अब इट्स फॉल टू द ग्राउंड, हाइट ऑफ मिनरेट जो है ये एक्चुअली एक लंबा ऊपर एक टावर है, बहुत हाई टावर है, इसको हम मिनरेट भी कहते हैं। और आपने एक बॉल को रिलीज किया, अब जब आप बॉल को रिलीज करेंगे वहां से, और ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आखिरी के 2 सेकंड्स, मतलब आखिरी के 2 सेकंड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, आखिरी के 2 सेकंड में वो 40 मीटर कवर करता है। तो आप बोलो टोटल हाइट कितनी है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 2 इक्वेशंस, s = ut + ½ of at², पहली इक्वेशन यहां से यहां तक, फिर बाकी इक्वेशंस यहां से यहां तक, तो फिर ये आ सकता है। बट मैं आपको एक स्मार्ट तरीका दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है, आपने ये रेशो पढ़ा होगा, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड
falls under uniform acceleration due to gravity, then the distances traveled in equal intervals of time is 1:3:5:7:9. 2022 का सीधे ऑब्जेक्टिव पूछा गया था. If a body starts from rest and moves with uniform acceleration, then the ratio of displacements traveled in equal intervals of time is 1:3:5:7:9. मतलब अगर पहले 1 सेकंड में 1 मीटर क्रॉस करे, दूसरे 1 सेकंड में ये 3 मीटर क्रॉस 3 गुना बढ़ जाता है, तीसरे 1 सेकंड में 5 मीटर क्रॉस करेगा, उसके और चौथे 1 सेकंड में 7 मीटर क्रॉस करेगा. तो ये रेशो जो है बहुत इंपॉर्टेंट. चलिए मैं मानता हूं कि पहले 1 सेकंड के लिए कितना कवर करेगा. उसके लिए मैं यूज करूंगा s = ut + ½ at स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो पहले 1 सेकंड में कितना गिरा, ये हाफ ऑफ g हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 मीटर. मतलब अगर पहले 1 सेकंड में ये 5 मीटर गिरा, पहले 1 सेकंड में सर ये नीचे 5 मीटर गिरा, दूसरे 1 सेकंड में मैं लिखूं फिर से, ये एक ही सेकंड है, दूसरे 1 सेकंड में कितना गिरेगा, दूसरे में 3 टाइम्स तो 15 मीटर गिरेगा. तीसरे 1 सेकंड में सर कितना गिरेगा, तीसरे 1 सेकंड में अब ये 5 टाइम्स 5 5 25 मीटर गिरेगा. उसके बाद और एक सर 1 सेकंड के बाद कितना गिरेगा, और 1 सेकंड के बाद कितना गिरेगा, 7 टाइम्स है ना, 7 5 35 मीटर जो है ये गिरेगा. चलो अब वो लास्ट 2 सेकंड तो पता नहीं है, बट इतना पता है कि लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर गिरा है. जरा आप ऐड करिए 35 25 60, मतलब ये वो 2 सेकंड हो नहीं सकते. अब देख लिए 15 + 25 40 मीटर, बिल्कुल. तो यही वो 2 लास्ट सेकंड्स है ना. तो अगर लास्ट के 2 सेकंड में ये ग्राउंड को हिट कर गया, तो हमारा ग्राउंड अब यही आ गया, यही हमारा ग्राउंड है. तो हाइट यही है टावर की. अब आप देख लीजिए लास्ट 2 सेकंड में सेटिस्फाई कंडीशन करता है 40 मीटर. तो अगर लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर और 5 मीटर पहले ही गिर गया था, तो 40 + 5 45 मीटर इज द राइट आंसर. दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. अगर आपका ये एप्लीकेशन पार्ट अच्छा है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे. अदरवाइज इक्वेशन वाले तरीके हैं, उनसे भी सॉल्व हो सकता है, बट जब भी मैं एक क्वेश्चन करता हूं तो यही तरीका हम इसके लिए यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a stone is thrown with an initial speed of 4.9 meter per second from a bridge in vertically upward direction. It falls down in water after 2 seconds the height of the bridge is. तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि एक आदमी यहाँ पे है और उसने एक बॉल को सीधे ऊपर फायर किया और उसकी स्पीड दे दी है 4.9 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब ये बॉल ऊपर गई और फिर 2 सेकंड के बाद वाटर में गई, तो वाटर यहाँ पे. ठीक है, तो ब्रिज तो वाटर से ऊपर होगा और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप बोलिए ब्रिज की हाइट क्या है, ब्रिज की हाइट क्या है. दिस इज अवर क्वेश्चन. देख लो बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बॉल ऊपर गया और जब यहाँ वापस आया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है. अब जो डिस्प्लेसमेंट बचा वही तो हाइट ऑफ वॉल है, तो यही तो हमें निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस ब्रिज फ्रॉम द ग्राउंड. तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे यू विल गो बाय दिस इक्वेशन बिकॉज इट्स अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, ये खुद ही इसको 0 कर देगा, इस पोर्शन को आपको ये देगा जो आपका हाइट ऑफ द ब्रिज है. तो एस आपको चाहिए, तो हाइट ऑफ द आपका जो ब्रिज है इज इक्वल वेलोसिटी जिसे फायर किया दैट्स 4.9, टाइम 2 सेकंड है. माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन कितना लेंगे सर 9.8 क्यों लिया, क्योंकि स्पीड 4.9 है. ये एनफ है आपको बोलने के लिए कि क्या करना है. देन 2 स्क्वायर देख लीजिए, 1 2 निकल जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 9.8, ये हो गया बराबर 19.6 माइनस 9.8 होता है बराबर 9.8, बट नेगेटिव. सर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रिज की जो आप डेप्थ ले रहे हैं ना, आप ब्रिज से नीचे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज वाई ये नेगेटिव. तो हाइट होना चाहिए नेगेटिव, आप नीचे जा रहे हैं, 9.8 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आप ब्रिज से नीचे आ रहे हैं. अगर कन्वेंशन में पहले आप ये माइनस डालते तो ये पॉजिटिव वैल्यू आता है. नेगेटिव शोज दैट आप ब्रिज से नीचे की तरफ जा रहे हैं और उसका हाइट जो ग्राउंड से है, वाटर से है, वो 9.8 है. वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a particle when thrown moves such that it passes from same height at ये सेम हाइट क्रॉस कर रहा है 2 टाइम पीरियड्स पे. आपने ये कंसेप्ट भी पढ़ा होना चाहिए कि जब ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं, तो पहले वो ऊपर जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 और फिर वो उसी पाथ पे वापस गिरेगा. अब आपको समझाने के लिए मैं दिखाऊंगा कि वो इस पाथ पे नीचे गिरा. अब आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे वो 2 बार होगा. एक पर्टिकुलर हाइट, ये वो पर्टिकुलर हाइट है और ये है उसका पहला टाइम 2 सेकंड और उसी हाइट पे ये 8 सेकंड, क्योंकि यहाँ ऊपर गया और फिर वापस आया, तो उसी हाइट पे ये हमसे ये हाइट उसने पूछा है. अब ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस हाइट. देख लीजिए, हाइट के लिए हम यूज करेंगे s = ut + ½ of at स्क्वायर. हाइट के लिए वी कैन यूज डायरेक्टली दिस इक्वेशन. अब हाइट चाहिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दी है, वेलोसिटी कितनी है, द हाइट द वेलोसिटी. अच्छा, वेलोसिटी नहीं पता है तो पहले वेलोसिटी का इंतजाम करना पड़ेगा. तो अब आपको पता होना चाहिए दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज एक्चुअली द सम ऑफ दीज 2 टाइम पीरियड्स. 2 + 8 होता है 10 और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमें पता है फॉर्मूला इज 2u/g. 2u/g इज इक्वल 10. तो ये होगा 2u, g हो गया 10 इज इक्वल 10. तो 2u आपका 100 हो गया
और आपका u हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का हमने जो है निकाल दिया कि किस वेलोसिटी फायर किया गया। टाइम ऑफ फ्लाइट की नॉलेज से इन दो टाइम पीरियड्स का हमेशा सम टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन में यूज करके 50 आ गया। तो मैं लिखूंगा 50 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप 2 सेकंड के लिए इसको बनाए। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड आप घर में ड्रॉप करो तब भी आंसर आएगा, मैं 2 सेकंड के लिए प्रूव करूंगा। इट्स 2 माइनस, माइनस क्यों, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन, और कितना 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एक निकल गया तो यहां बचा h इज इक्वल 100 माइनस इट इज 20, ये बचा 80 मीटर। 80 मीटर शुड बी द राइट आंसर, बट 80 मीटर कोई ऑप्शन है नहीं, तो यू शुड नो दैट इट इज 8g, क्योंकि g 10 है तो 8g मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसने आपका सब कुछ जो है मोशन अंडर ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी जो है देख लिया। उसके बाद A man throws a ball vertically upwards and it rises through 20 meter and returns to his hands. तो एक आदमी ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फायर किया विद सम वेलोसिटी, ये 20 मीटर ऊपर गया, तो मतलब 20 मीटर उसका मैक्सिमम हाइट है, और फिर वापस उसी पाथ पे उसके हाथ में वापस आ गया। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द बॉल एंड फॉर हाउ मच टाइम इट रिमेन्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर बाय 2g, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। मैक्सिमम हाइट उसने 20 दे दिया है, u स्क्वायर आराम से आएगा 2g 10, ये हो गया 20 20 400, u स्क्वायर हो गया 400 और इसका रूट हो गया बराबर 20। तो स्पीड होना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड होना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। अब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए 2u/g, स्पीड है आपका 20, तो ये 20 मल्टीप्लाई हुआ g 10 नीचे आ जाएगा, t इज इक्वल 4 सेकंड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 20 मीटर 4 सेकंड। 20 मीटर 4 सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको ये जो है पढ़े होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद a rocket is projected vertically upwards whose velocity time graph is shown in the figure, the maximum height reached by the rocket is। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसका कंसेप्ट तगड़ा हो। सब तगड़ा मतलब ये होता है कि अगर आप ग्राउंड से, मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता रॉकेट की फिजिक्स क्या है। रॉकेट की फिजिक्स है कि आप एक रॉकेट को जब फायर करते हो ना तो ये ऊपर जाएगा और एक्सेलरेट करेगा। सर एक्सेलरेट क्यों करेगा, क्योंकि फ्यूल जल रहा है, जब फ्यूल जल रहा है तो उसको एक्सेलरेट कराएगा। जब एक्सेलरेट कर करके यहाँ एक टाइम पे इसका फ्यूल खत्म, तो फ्यूल फिनिश्ड, फ्यूल खत्म, फ्यूल फिनिश्ड। जब फ्यूल फिनिश्ड होगा तो बच्चा आप क्या करेगा, सर ये गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, अभी इनर्शिया है, ये और ऊपर जाएगा। फ्यूल जहां फिनिश हुआ वहां गिरेगा नहीं, वहां और ऊपर उठेगा, बट ऊपर उठेगा बट अब रिटार्ड करेगा विद एन एक्सेलरेशन दैट इज g, बट ये रिटार्ड करके जाएगा। रिटार्ड करते करते यहां पे रुक गया, यहां पे, तो ये उसका हो गया मैक्सिमम हाइट, और फिर मैक्सिमम हाइट से ये नीचे गिरेगा और अब एक्सेलरेट करेगा, अब g से एक्सेलरेट करेगा। ये हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आप इस ग्राफ को रीड करिए, अब आपको ये समझ आएगा। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पहले ये स्लोप ये दिखा रहा है, इट इज पॉजिटिव स्लोप, और ये एक्सेलरेट कर रहा है। अब सर ये क्या है, बच्चा बोलता है सर यहां से गिर गया, यहां से कहां गिरा, पहले एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट यहां तक किया, फ्यूल जहां खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद उसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया, रिटार्ड करना, तो ये रिटार्डेशन दिखा रहा है। यहां पे इसकी वेलोसिटी खत्म हुई, यहां पे इसकी वेलोसिटी खत्म हुई, और ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम हाइट। अब ये मैक्सिमम हाइट क्या कैसे निकालेंगे, और फिर वहां से जब ये गिरा, अब एक्सेलरेट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ बेस, द बेस इज 120 एंड अल्टीट्यूड जो आपका है वो है 1000। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 60,000 मीटर। 60,000 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट मीटर्स में आंसर नहीं है, तो इट शुड बी 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। तो रॉकेट की पूरी फिजिक्स आप याद रखो, पहले एक्सेलरेट करता है, फिर वहां से गिरता नहीं है, फिर से ऊपर जाता है रिटार्ड करके, और फाइनली जो है वहां से गिर के जो एक्सेलरेट करता है। तो ये उसका ग्राफ जो है, और ये यहाँ पे जो वेलोसिटी जहां 0 होगी वहीं तक उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम हाइट। उसके बाद जो है पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड, तो हाफ द डिस्टेंस वो 3/2 से, तो मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, हाफ द डिस्टेंस वो कर रहा है कवर 3 मीटर पर सेकंड से। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपको The other half of the distance is covered in 2 equal intervals। अब other half को 2 equal intervals में उसने इरादा बदल दिया, 2 equal intervals में with speed 4.5 7.5 respectively। तो other half को जो उसने उसने उसको भी डिवाइड किया, और अब equal time intervals की बात की such that यहाँ पे 7.5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे 4.5 मीटर पर सेकंड है। अब हमसे पूछ रहा है एवरेज बोलो थ्रू आउट द मोशन। जब आप सेम टाइम पीरियड को देखते हो ना, तो पहले इसी को खत्म करो। एवरेज होता है सेम टाइम पीरियड के लिए अर्थमेटिक मीन, सम वेलोसिटी 7.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय 12 2, ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो आपने जब ये निकाला, अब 6 और 3 अब इक्वल टाइम डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि ये भी हाफ है ये भी हाफ है, इक्वल डिस्टेंसेस के लिए एवरेज हम निकालते हैं हार्मोनिक मीन से, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, इसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो ट्वाइस ऑफ v1 दैट इज 6 into 3 डिवाइडेड बाय
6 plus 3, तो ये 36 divided by 9 and 9 fours of 36, 4 meter per second is the right answer for this question. तो ये हो गया ऐसा क्वेश्चन जिसमें उसने आपसे दोनों चीजें डिमांड की, सेम टाइम पीरियड अर्थमेटिक मीन, सेम डिस्टेंस मींस हार्मोनिक मीन. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज बुलेट्स ऑफ दिस मास. अब ये अब आपके इसमें आ गया, अब आपका एनएलएम आ गया कि बुलेट्स ऑफ दिस मास आर हिटिंग अ प्लेट एट अ रेट ऑफ दिस. तो एक प्लेट है, इस प्लेट को अब बुलेट्स हिट कर रही है और वो बुलेट्स ऐसी है कि वो 200 बुलेट्स पर सेकंड है, 200 बुलेट्स पर सेकंड इसको फायर कर रहा है ये, और उसका जो मास है 0.03 kg दिया है और हर एक बुलेट का वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड. हमें बोलना फोर्स ऑन द प्लेट. तो फोर्स ऑन द प्लेट न्यूटन सेकंड लॉ कहता है del P by del T, और चूंकि इसमें नंबर ऑफ बुलेट्स B है तो n हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हम लिख सकते हैं इट इज नाउ m into v divided by del t. अब आप देख लीजिए n by del t दैट्स नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड. वो तो 200 दिया है, 200 मास दिया है 0.03, वेलोसिटी दिया है 30. जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 2 6 3 80, 180 न्यूटन शुड बी द फोर्स ऑन द प्लेट, 180 न्यूटन. तो ये बुलेट प्लेट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंट्रेंस के लिए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a rope lies on the table so that part of it is hanging. The rope begins to slide होता है equilibrium of forces. When the length of the hanging part becomes 25% of the entire length, what is the coefficient of friction हमें निकालना है. देख लीजिए इसका डायग्राम ऐसा कुछ आप डेवलप करेंगे. ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक आपका जो है एक चेन लाई करता है या एक रोप लाई करता है, और ये रोप का जब 25% हो गया, 25/100 ऑफ L हैंग कर गया, तो कितना सर 4 जा, तो L/4 पार्ट जब हैंग करेगा, L/4 पार्ट जब हैंग करेगा तो इसने स्लाइड करना स्टार्ट कर गया. तो मतलब यहां वाला फोर्स, अब यहां वाले फोर्स को, तो यहां वाला कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स होगा. ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. तो L/4 अगर हैंगिंग है तो उसका मास m/4 होना चाहिए. अगर L/4 हैंगिंग है तो यहां L माइनस L/4 होना चाहिए, तो जिसको हम कहेंगे 3L/4 जो है इस पे होना चाहिए. अगर 3L/4 यहां इस पे है तो उसका मास होना चाहिए 3m/4. उसका मास जो है इस पार्ट पे 3m/4 ही होना चाहिए. सर आपने L/4 से m/4 कैसे प्रिडिक्ट किया? इट्स अ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो L/4 अगर हैंगिंग है तो उसका मास m/4 है, अगर 3L/4 टेबल पे है तो उसका मास 3m/4 है. जस्ट बिगिंस टू स्लाइड मींस डाउनवर्ड फोर्स ने पीछे फ्रिक्शनल फोर्स को, जो उसको इस पे जो है इस टेबल पे जो मेंटेन करने के लिए फोर्स पीछे जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है. तो दे आर नाउ एट इक्विलिब्रियम, दे बैलेंस ईच अदर, और बैलेंसिंग में वेट हो गया m/4 मल्टीप्लाइड बाय g, क्योंकि मास इंटू g, मास m/4 है, इज इक्वल फ्रिक्शनल फोर्स आप सबको पता है दैट्स म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन के लिए मास उतना ही जितना टेबल पे है मल्टीप्लाइड बाय जी. पहली फुर्सत में जी चला जाएगा, m/4 चला जाएगा, म्यू हो गया आपका 1/3 और 1/3 हो गया 0.33 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो 0.33 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a body slides down a rough inclined plane of angle of inclination 30 डिग्री. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और इसका थीटा जो है वो 30 डिग्री है. तो जब ये रफ है तो मैंने यहां रफ लिख दिया. फिर takes twice time as great as the time taken in slipping down a frictionless similar inclined plane. तो similar inclined plane मतलब इसका भी inclination थीटा है, बट ये frictionless है, इसमें friction नहीं है, frictionless है. तो दिमाग कहता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा गिरने में और इसमें कम टाइम लगेगा गिरने में. अब यहाँ बच्चे इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे. यार हमने ये किया होता है, आपको याद होना चाहिए, रफ और इंक्लाइन प्लेन में जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो तो वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में फॉर्मूला होता है बराबर म्यू इज इक्वल tan थीटा, इट इज n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर. जहां पे मैं आपको वेरिएबल समझा दूं, थीटा दोनों में सेम है, तो ये tan ऑफ 30 डिग्री हो गया, देन n स्क्वायर हो गया टाइम टेकन, तो ट्वाइस है ना, ट्वाइस, तो n मतलब ट्वाइस होता है, तो ये होता है 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर. तो tan ऑफ 30 होता है बराबर 1/√3, और ऊपर हो गया आपका 4 माइनस 1, इट इज 3 डिवाइडेड बाई 4. रैशनलाइजेशन करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 को निकाल देगा यहां से, तो म्यू हो गया बराबर √3/4 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अगर आपने अभी तक ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो अब आप ये पढ़ के जाएंगे. ये एक इंक्लाइन प्लेन को, जो सिमिलर इंक्लाइन प्लेन बट रफ और फ्रिक्शनल में एक फॉर्मूला हमने डेवलप की है जिससे आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन ए वर्नियर कैलिपर. देख लीजिए आप, आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस विद एरर एनालिसिस का हिस्सा आ गया, जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बहुत इंपॉर्टेंट माने रखते हैं. अब यहाँ पे इस स्टेज पे तो मैं आपके साथ वो डिस्कशन नहीं कर सकता कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ऑल दैट. मैं आपको एक क्वेश्चन जो है लगा के दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना था. इन a वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद, ये हमेशा होता है n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. तो मतलब n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल
n minus 1 मेन स्केल डिविजन्स। तो 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया n minus 1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय MSD। क्यों आपने VSD निकाला? क्योंकि हम सबको पता है लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्योंकि VSD की मार्किंग होती नहीं है, MSD की मार्किंग होती है, इसलिए हम VSD को उड़ाना चाहते हैं। तो कैसे उड़ाएंगे सर? 1 MSD उधर ही रखिए आप, माइनस 1 VSD के बदले आप लिख सकते हैं n minus 1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय MSD। पहली फुर्सत में लीस्ट काउंट जो है MSD बाहर निकालिए और अंदर देख लीजिए आप, ये हुआ n माइनस n कैंसल आउट और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पे सिर्फ बचाइए 1 बाय n। अब MSD कितना है आप देख लीजिए, दैट इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 mm। तो MSD में जो 1 डिवीजन है वो 1 mm है, बट आंसर जो है आपका चाहिए सेंटीमीटर्स में। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिवीजन इज 1 mm मींस 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर डिवाइडेड बाय n, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में चाहिए। 1 mm मींस 0.1 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट जो है 0.1 डिवाइड बाय n, बट 0.1 डिवाइड बाय n कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप 0.1 को नीचे लाइए। तो 1/10n शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/10n ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है। फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, x जो है वो है आपका 2, देन इट्स k क्यूब, देन इट इज l स्क्वायर, देन इट इज डिवाइडेड बाय इट इज m रूट n। तो हमें परसेंटेज एरर्स हर एक में दिए हैं, हमें x में परसेंटेज एरर निकालना है। तो तरीका ये है स्मॉल एरर्स के लिए, डेल x बाय x इज इक्वल 2, तो एरर लेस होगा, इट इज 3 टाइम्स डेल k बाय k। तरीका आपको पता होना चाहिए, पावर नीचे आता है, प्लस 2 टाइम्स डेल l बाय l, प्लस हमारा हो गया m डेल m बाय m। तो ऊपर जाने पे आप माइनस नहीं करेंगे, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, और रूट हो गया 1/2 डेल n बाय n। अब आप इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड से करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में आ जाएगा। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके वही जो हमें चाहिए कि परसेंटेज एरर इन x जो है वो कितना होगा सर। आप देख लीजिए, दिस डेल k बाई k मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको दिया है 1%। 1% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3% प्लस। उसके बाद आपका डेल l बाई l इंटू 100 जो है वो 2% है, मल्टीप्लाइड बाय 2 से करेंगे तो ये 4% पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डेल m बाई m इंटू 100 जो है वो आपका 3% दिया है, तो वो 3% ही रहेगा क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ही नहीं। डेल l बाई n इंटू 100 4% है, डिवाइड बाई 2 तो वो सिर्फ 2% हो जाता है। तो अब ये हो गया 6 4 10 और 12% शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 12% इज द राइट आंसर। एरर बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी 1 by mu naught epsilon naught where symbols have their usual meaning। देख लीजिए एक्चुअल क्वांटिटी होती है c इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 1 by mu naught epsilon naught, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो c स्क्वायर हो जाएगा 1 by mu naught epsilon naught। इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए और ये स्पीड स्क्वायर के बराबर है। स्पीड का होता है L1 t minus 1 और उसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा L2 t minus 2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। L2 t minus 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फार्मूला अगर पता है तो आप इसको स्क्वायर करके स्पीड का L1 t minus 1 का स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ मास दिस इज मूविंग along x axis with the speed this। तो बॉडी का मास ये है, स्पीड ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चा यहाँ सॉल्व करने बैठ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शन एक जैसे 17.6 17.6 सब एक जैसे। इसमें एक तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रेफर करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम वही से वैल्यू लेते हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो दो प्रोडक्ट में आप वो वैल्यू लीजिए, उतने ही आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए जो मिनिमम मेजर्ड वैल्यू में। देख लीजिए इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, और इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप श्योर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये जो है आपका ये 3 2 5 है, तो ये नहीं हो सकता। ये जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो नहीं सकता, ये जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो नहीं सकता। हमने प्रोडक्ट भी नहीं किया और आंसर हमारे सामने है। बट सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए कि in case of multiplication only you are taking that measurement जो है significant, जिसमें least number of significant figures हो, तो वो मास में थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ significant figures फॉर द नंबर। इनमें हमें significant figures निकालनी, और रूल्स हम इस वक्त नहीं पढ़ा सकते। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ एक ही significant figure है क्योंकि 3 सिर्फ है, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ 2.1 में 2 significant figures है क्योंकि इसका significant figure होता नहीं है। तो 512 शुड बी द राइट आंसर। 512 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद जो है लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, m इज द
मास, L इज द लेंथ, T इज द टाइम, A इज द इलेक्ट्रिक करंट, देन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज R स्क्वायर। चलिए डायमेंशनल फार्मूला क्यों होता है बराबर AT का होल स्क्वायर दैट्स A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि का चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। फोर्स हो गया m1 L1 T-2, ये आपको जबानी याद होना चाहिए, और डिस्टेंस स्क्वायर हो गया L स्क्वायर। अब आप ऊपर अरेंज करिए तो m ऊपर जाएगा तो ये बनेगा m-1, L हो गया क्यूब, ऊपर जाएगा तो L-3, A आपका जो करंट है A दैट इज वो 2 ही है, और T-2 ऊपर जाएगा तो 4 बनेगा। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, m-1 L, m-1 L-3, A रेज पावर 2 T रेज पावर 4। तो यहाँ पे देख लीजिए m-1, ठीक है सर, L-3, m-1 L-3, A रेज पावर 2, A रेज पावर 2, T रेज पावर 4। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। A student measured the length of a rod and wrote it as like this। तो एक स्टूडेंट ने लैब में क्या किया, एक रॉड का लेंथ मेजर किया और उसने लिख दिया उसको 3.50। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आजकल नीट में जो है बड़ा ये चल रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन विद एरर एनालिसिस में, जो आपका वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आजकल। स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड, तो रॉड मेजर करने के बाद उसने ये लिख दिया, क्या वैल्यू लिख दिया 3.50। बोलता है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया, क्या मीटर स्केल यूज की, क्या वर्नियर कैलिपर यूज किया, क्या स्क्रू गेज यूज किया, क्या स्क्रू गेज विद दिस डिवीजन, ये स्क्रू गेज विद दिस डिवीजन है। तो इस क्वेश्चन में आपका पूरा वर्नियर कैलिपर, मीटर स्केल, स्क्रू गेज सब कुछ उसको चेक करना है कि इस बच्चे को पता है कि नहीं। देख लो बच्चे, यहां पे अगर आप देखोगे ये जो मेजरमेंट है 3.50, ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया गया है। 2 डेसिमल प्लेसेस जो है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट जो है, मीटर स्केल का काम हो नहीं सकता, क्योंकि मीटर स्केल मेजर कर सकती है एक्यूरेटली ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो मीटर स्केल इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि मीटर स्केल में एक शॉर्टकमिंग है, ये एक ही डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है। तो इसका आंसर या तो वर्नियर कैलिपर होना चाहिए या स्क्रू गेज होना चाहिए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर 2 डिवीजन्स तक जो है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेटली मेजर करता है, जबकि स्क्रू गेज ऑलमोस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेटली मेजर करता है। ये आप क्लासरूम में पढ़ चुके होंगे। तो मीटर स्केल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक श्योर है। अब दूसरा ऑप्शन जो है वर्नियर कैलिपर, वायर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैचेस विद, तो ये फिर से वर्नियर कैलिपर का पूरा लगा के आपको दिखाएगा। देख लो, वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ, तो 10 VSD इज इक्वल 9 MSD। तो पहली फुर्सत में 1 VSD निकालिए, वो हो गया 9/10 MSD। अब लीस्ट काउंट निकाल के दीजिए, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD हो गया 9/10 MSD। MSD बाहर आएगा, तो ये बनेगा 10 - 1 1/10। अब MSD देख लीजिए, एंड द मेन स्केल हैज 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर। अगर 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन जो 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी का है, 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 डिवाइड बाई 10, तो ये 0.01, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस का वर्नियर कैलिपर है, और आपका लेंथ भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया गया है। तो वर्नियर कैलिपर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये है बच्चे एक टॉप क्लास क्वेश्चन, जिसने आपका सब कुछ चेक करना है कि इसको वर्नियर कैलिपर पता है, मीटर स्केल पता है, स्क्रू गेज पे आप करने की जरूरत नहीं, वरना आप कर सकते हो, इसका भी लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। तो आपको पता चलेगा इसका राइट आंसर सिर्फ VSD, इसका वर्नियर कैलिपर ही राइट आंसर है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, और आपका आंसर भी 2 डेसिमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक का सीरीज में मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद a car running with the velocity of this on a level road, it is stopped after traveling a distance of after disengaging the engine G is this the coefficient of friction। एक्चुअली ये कहानी ऐसी है कि ये कार भाग रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। तो पहली फुर्सत में आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर ये 18 4 होता है 72, क्योंकि 4 8 32, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 20 मीटर पर सेकंड से भागने पे इसको फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और फाइनली ये रेस्ट पे आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसको जो है वो 0 हो गई है। तो अगर ये रेस्ट पे आया है इंजन बंद करने के बाद, इसको फ्रिक्शन ने वो जो है उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर दिया है। तो नेगेटिव वर्क जो है इसने किसने किया है, इस पे वेलोसिटी आगे जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स को पीछे ड्रैग करते जा रहा है, और फाइनली ये स्टॉप हो गया। हमसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तरीका ये
ये है बच्चे, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हियर शुड बी इक्वल द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इन फिजिक्स एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन ही काम कर रहा है भी, इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अब फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है तो माइनस लूंगा मैं, माइनस, अब फ्रिक्शन का वर्क हो गया म्यू एम जी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, एम जो है इसका मास हो गया, एम मास हो गया, म्यू एम जी इंटू एस, है ना, क्योंकि फोर्स वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हो गया म्यू एम जी फोर्स हो गया और डिस्टेंस हो गया एस, इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये हो गया हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस पहली फुर्सत में उड़ा दो, उसके बाद एम एम भी निकाल दो, आप एम एम भी निकाल दो, ये यू स्क्वायर है इधर, आपको यहां से आराम से म्यू आ जाएगा, और वो म्यू आ जाएगा बराबर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gs। अब यू स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20 क्योंकि यू हमने निकाला है, 2g हो गया 10, s हो गया 30 मीटर की डिस्टेंस में वो स्टॉप हो गया 30 मीटर, देख लो 0 0 निकल जाएगा, ठीक है, 1 2 के साथ निकल गया, 2/3 होता है, 2/3 ऑलमोस्ट होता है बच्चे 0.67 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इन फिजिक्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, और इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आगे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, और जब फोर्स पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव वर्क होता है, दैट्स व्हाई माइनस ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ रिजिड बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इंपल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, एंड हियर अगर आप देखोगे मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है, एक कंपोनेंट यहां से दूसरा यहां से, अगर ये थीटा तो ये भी 60 है, तो ये हो गया mv cos 60 और ये हो गया बराबर mv sin 60। अगर आप इसको भी रिजॉल्व करोगे, वरना हमें याद भी होता है इसका फॉर्मूला, अगर इसको भी रिजॉल्व करोगे तो यहाँ ये जो है थीटा आने की वजह से 60 डिग्री आने की वजह से ये हो गया mv cos ऑफ 60 डिग्री, mv cos ऑफ 60 डिग्री, ये हो गया mv sin ऑफ 60 डिग्री, mv sin 60 पहले भी नीचे बाद में भी नीचे, तो इसकी वजह से तो चेंज है नहीं, चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, ये इधर की तरफ है तो ये हो गया माइनस mv cos ऑफ 60, और ये जो है टुवर्ड्स राइट है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस फिर से mv cos 60। तो बच्चे याद रखेंगे आप, चेंज इन मोमेंटम हमेशा होता है बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल नेगेटिव एक्सिस पे तो माइनस आ गया, फिर फॉर्मूला का माइनस, तो ये हो गया माइनस 2mv cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 1/2 होता है, 2 चला जाएगा, तो इट इज v/2 एक्चुअली mv है ना, तो आंसर शुड बी माइनस mv, माइनस डायरेक्शन दिखाता है, तो द चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स इंपार्टेड इज mv इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और ये फॉर्मूला जबानी भी याद होता है हमें, इट इज mv cos थीटा, mv cos थीटा, ट्वाइस ऑफ mv cos थीटा एक्चुअली। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 masses of 10 kg and 20 kg आर कनेक्टेड बाय massless spring as shown। तो ये massless spring है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग नहीं, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, फिर से एक बार बोल दूं आपको, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे a force of 200 Newton acts on 20 kg mass at a certain instant, the acceleration of 10 kg mass जो है 10 kg मास का एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ दिया है, मान लो चूंकि फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन आगे है 12 मीटर पर सेकंड जो है स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास इज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द 20 kg मास एट दैट इंस्टेंट, तो आपका जो है एक्सेलरेशन 20 kg मास का हमें निकालना है, 20 kg, मान लो उसकी एक्सेलरेशन ये है, उसकी एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन सर आपने ये क्यों लिया, ये पीछे की तरफ भी हो सकता है, तो फाइनली आपके इक्वेशन में आ जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो पीछे की तरफ है, अगर पॉजिटिव आया तो जो हमने लिया वो सही है। तो जब ये मास को खींचेगा तो पीछे की तरफ आपका स्प्रिंग फोर्स kx है, और इसका ये जो है पुल करेगा kx, बट अगर आप सिस्टम बाउंड्री लेके इस क्वेश्चन को चलेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स इसके साथ कट जाएगा, और इस क्वेश्चन का तरीका ये होता है समेशन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल स्ट्रिंग से डिफरेंट क्वेश्चन माना जाता है यार, क्योंकि स्ट्रिंग में वो एक साथ खींचता है तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन दूसरे ब्लॉक का बराबर होता है, बट स्प्रिंग मास सिस्टम में आपका तरीका होता है समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इज इक्वल समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। लगा के मैं ये दिखाता हूं कि समेशन ऑफ नेट फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज 200। बच्चे अगर यहाँ पीछे की तरफ फोर्स होता तो मैं माइनस करता, फिलहाल इस पे एक ही फोर्स है जो पुलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 200 इज इक्वल समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास देख लो, इसका मास है 10 और एक्सेलरेशन जो है वो 12 है,
देन प्लस इसका मास जो है आपका 20 है और इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो ये हो गया 200, ये हो गया माइनस 120 इज इक्वल ए, ये हो गया 20। तो ये हो गया आपका 80 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल ए, 0 0 निकल जाएगा, 2 4 8, ए इज इक्वल 4 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव आने का मतलब जो हमने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिया वो बिल्कुल सही। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव आता तो मतलब हमने जो डायरेक्शन ली थी वो उसके अपोजिट आता। तो इन क्वेश्चंस में याद रखिए आप, स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस में हर एक मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन जरूरी नहीं वो सेम हो, अलग भी हो सकती है। इसलिए समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो उसको खींचता है बाहर और इज इक्वल समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हर एक मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, हर एक मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के कंसेप्ट से चलता है। समेशन ऑफ एफ हो गया कि जो नेट फोर्स है, मतलब यहाँ 200 है, अगर पीछे होता तो मैं माइनस करता और अगर सेम डायरेक्शन में होता तो मैं ऐड करता। तो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये तो बिल्कुल आप जानते हैं इस क्वेश्चन को, ये इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम है, हमसे एंगल पूछ रहा है। सर इसमें कैसे किया जाता है, देख लो, इस पे जो वेट है वो डाउनवर्ड है mg, तो उसकी वजह से टेंशन डेवलप हुआ, उसकी वजह से यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन। टेंशन कहाँ नहीं है, ठीक है, टेंशन अब रिजोल्व किया जा सकता है, एक यहाँ से कंपोनेंट यहाँ से, तो ये आएगा टी कॉस थीटा और यहां वाला कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। इन द सेम फैशन चूंकि एम यहां पे भी वेट बिल्कुल यही है और ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो टेंशन यहां पे भी टी है, यहां पे भी टी है, तो यहां पे भी टी है, ऑलवेज अवे, यहां पे भी टी है। तो फिर से ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, थीटा ऊपर है, और यहां की तरफ हो गया टी साइन थीटा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा ने टी साइन थीटा को उड़ा दिया और ये 2t cos थीटा इसके वेट को, और इसका वेट है √2 mg के बराबर। तो 2t cos थीटा जो है, 2t cos थीटा जो है वो √2 mg के बराबर है, तब जाके सिस्टम बैलेंस्ड है। t जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, तो मैं लिखूं 2 इंटू mg इज इक्वल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल √2 mg। तो mg जो है निकल जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल √2/2, रैशनलाइजेशन करते हैं, √2 2 होता है, कट जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो ये तो जबानी याद होता है, बच्चों को दिखाने की जरूरत नहीं है। 45 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देख लीजिए, ये आपका लिफ्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने रखा है जिसमें सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अ मैन ऑफ मास स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट, तो ये आपका लिफ्ट मान लो, और इसमें आदमी जो है वो ये है, और ये आदमी का जो वेट है, ट्रू वेट, वो mg डाउनवर्ड्स होता है जब लिफ्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे। लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो इस पे थ्रस्ट नीचे बनेगा सीडो फोर्स, तो ma, तो इसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा और वेट हो जाएगा mg + a। तो आंसर होना चाहिए, जब ऊपर जा रहा है mg + a, तो a के साथ f होना चाहिए, तो a के साथ f होना चाहिए। अब लिफ्ट मूव्स डाउन विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वो डाउन करेगा तो ऊपर एक्ट करेगा, उस पर थ्रस्ट ऊपर एक्ट करेगा, तो लिफ्ट मूव्स डाउन, इसके साथ g होना चाहिए। उसके बाद लिफ्ट मूव्स विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसका एक्चुअल वेट आना चाहिए, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और फ्रीली फॉलिंग केस में उसका वेट जो है वो 0 होता है, ये हम सब जानते हैं। तो a के साथ f है, बिल्कुल a के साथ f है, b के साथ g है, बिल्कुल b के साथ g है, c के साथ e है, बिल्कुल है, d के साथ h है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसमें आपका जो है सीडो फोर्स बेस्ड चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है, अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्राम कार, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द स्पीड ऑफ द कार चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 km/h to 0 in 5 seconds, the angle at which the ball deviates from the vertical। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है a = g tan थीटा। बट फिर भी आपके लिए जो है a = g tan थीटा, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 10, और आपको एंगल ही निकालना है 10 और मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। tan थीटा हो गया बराबर, tan थीटा हो गया बराबर, tan थीटा हो गया बराबर a/10। सर आप यहाँ दिखाइए कैसे करना है इसको, देख लीजिए, ये एक डब्बा है, ट्राम कार का डब्बा, यहाँ पे एक पेंडुलम है, मान लो ये आगे जा रहा है ये ट्राम कार विद सम स्पीड 36 km/h, और फिर आपने इस पे ब्रेक दी, तो a ball is suspended by the thread from the ceiling of a tram car, the brakes are applied and the speed of the car changes uniformly from 36 km/h to 0.5 seconds। 36 km/h हो गया 10 मीटर/सेकंड। तो ये ब्रेक लगा, तो v = u + at आप यूज कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी इसका जो है 0 है, इनिशियल है 10, एक्सेलरेशन जो है प्लस एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया टाइम, 5 सेकंड में वो रेस्ट पे आया। तो 5a = -10, a = -2 मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो मतलब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट आएगा और उसका वैल्यू है 2 मीटर/सेकंड, तो रिटार्ड कर रहा है। जब एक्सेलरेशन यहाँ है तो इस पे फोर्स यहाँ की तरफ बनेगा, जिसको आप सीडो फोर्स कहते हैं, ये थीटा हुआ,
फिर आपको बाकी फिजिक्स तो आनी चाहिए कि सर वेट हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, और उसके बाद ये हो गया इसका टेंशन, वेट डाउनवर्ड्स टेंशन ये, उसके बाद यहाँ की तरफ सीडो फोर्स है दैट इज एम ए, तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे ये और ये, अगर ये थीटा है तो ये टी कॉस थीटा हो गया, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा जो है वो बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा बैलेंस करेगा एम ए को, जबकि टी कॉस थीटा जो है वो बैलेंस करेगा एम जी को। डिवाइड करने पे एम एम चला गया, टी टी चला गया, टैन थीटा जो है वो ए बाई जी के बराबर, जो मैंने सीधे लिखा था आपको ये पता होना चाहिए बट आपके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ए बाई जी, तो टैन थीटा इज इक्वल ए बाई जी, बिल्कुल ए बाई जी, जी का वैल्यू 10 है और ए का वैल्यू मैंने निकाला है, ए का वैल्यू आ गया है 2, देख लीजिए 2 आ गया है, 2/10, ये हो गया 1/5, तो थीटा शुड बी tan इनवर्स, थीटा शुड बी tan इनवर्स 1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 1/5, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 1/5 इज द राइट ऑप्शन, सो थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A block of mass 20 kg is suspended through 2 light springs as shown in the figure। तो ये दो लाइट स्प्रिंग से आपने एक 20 kg का ब्लॉक जो है सस्पेंड किया, हमसे पूछा रहा है बोध, अच्छा रीडिंग देख लो बच्चे, याद होना चाहिए जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स हो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो रेस्टोरिंग फोर्स सेम होता है, जब रेस्टोरिंग फोर्स सेम है तो वो बिल्कुल वेट के बराबर होना चाहिए। अगर वेट डाउनवर्ड्स जो है 20 kg है तो ऊपर की तरफ भी 20 kg का फोर्स डेवलप होना चाहिए। सो बोथ द स्केल्स विल रीड सेम, यस बोथ द स्केल्स विल रीड 10, बिल्कुल गलत क्योंकि 20 है, अपर स्केल विल रीड डिफरेंट, लोअर स्केल विल रीड डिफरेंट। तो सीरीज में याद रखें, सीरीज में दोनों स्प्रिंग्स एक जैसा रीड करेंगे, इसलिए जो 20 न्यूटन नीचे की तरफ है 20 kg का वेट दैट्स 200 न्यूटन नीचे, वही दोनों स्प्रिंग्स की जो है रीडिंग होगी। उसके बाद स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in L, तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in L होता है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज L है, तो लैंग्वेज होती है 1 in L, 1 मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज L। तो अगर आप बेस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वो आएगा रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू बी गिवन, कितनी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसको दोगे टू द इंक्लाइन प्लेन सो दैट द पार्टिकल रिमेंस रिलेटिवली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो इसको केस ऑफ नो स्लिपिंग कहते हैं कि आप किस एक्सेलरेशन से इसको मूव करोगे कि ये ब्लॉक उधर ही रहे। तो ये एक स्पेशल केस है और आपको पता है जब आप एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन और वो एक्सेलरेशन है जी tan थीटा उससे मूव कराओगे तो ये पार्टिकल जो है स्लिप नहीं करता। दूसरा होता है कि किस एक्सेलरेशन से निकालोगे कि वर्टिकली फॉल करे, तो निकालना यहाँ की तरफ है, तो आंसर होता है जी cot थीटा। तो टू स्पेशल केसेस, वन इज नो स्लिपिंग, अनदर इज दैट ब्रेकिंग ऑफ कंटैक्ट, तो ये नो स्लिपिंग है, जी tan थीटा इज आंसर, ए इज इक्वल जी tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस 1, तो A इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। G डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं हम केस ऑफ नो स्लिपिंग, केस ऑफ नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। दूसरा होता है केस ऑफ ब्रेकिंग द कंटैक्ट, उसका G tan cot थीटा होता है आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द एक्सेलरेशन विद व्हिच द बॉय ऑफ मास शुड क्लाइंब द रोप, नेग्लेक्ट मास सो एज टू लिफ्ट द ब्लॉक। सिर्फ लिफ्ट करना है ब्लॉक को। देख लो ये जो मंकी आदमी है किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हाँ किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए। देख लीजिए जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ टेंशन डेवलप होगा, तो टेंशन ये है T, और टेंशन जब T है और वो टेंशन जो है ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तो यहाँ पे भी वही टेंशन है क्योंकि रोप जो है सिंगल इन्वॉल्व है। तो किस एक्सेलरेशन से जाना चाहिए सो दैट इसको थोड़ा सा लिफ्ट करे। तो जब ये लिफ्ट करेगा इसको ओनली टू लिफ्ट, सिर्फ लिफ्ट करने के लिए ओनली टू लिफ्ट, जब ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे बनाऊं तो ऊपर की तरफ फिर जो है ऊपर टेंशन है और नीचे की तरफ इसका वेट, क्योंकि जब ग्राउंड से कांटेक्ट ब्रेक होगा तो ऊपर टेंशन नीचे, जस्ट टू लिफ्ट मींस दे आर बैलेंस्ड, टेंशन ऊपर वेट नीचे। अभी किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए कि इसको लिफ्ट करे, देख लीजिए टेंशन ऊपर है और इसका खुद का वेट डाउनवर्ड्स है, और अभी ऊपर जाना चाहता है तो T इज ग्रेटर देन mg, तो मैं लिखूंगा T माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ द मंकी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। T का वैल्यू आपने निकाला, जस्ट टू लिफ्ट इतना ही देने के लिए था कि T mg के बराबर है, तो कैपिटल mg, तो माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू ma। देख लो बच्चों g बाहर आएगा तो अंदर बचा m माइनस m डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a, तो आंसर होना चाहिए g m कैपिटल माइनस स्मॉल m माइनस 1 इज इक्वल टू a, तो g m बाय m माइनस 1, g m बाय m माइनस 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसमें जस्ट
तो लिफ्ट मतलब होता है टेंशन, वो mg के बराबर, बाकी आप एनएलएम में जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3 फोर्सेस F1 F2 F3 आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज 0, तो आपको पता होना चाहिए F1 प्लस F2 प्लस F3। इक्विलिब्रियम का मतलब जब भी आप फिजिक्स में देखोगे तो इसका मतलब सम ऑफ द फोर्सेस इज 0। फिर बोलता है F1 फोर्स बाय रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, अगर F1 को रिवर्स किया, रिवर्स मतलब वेक्टर में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया F2 प्लस हो गया ये F3। अब इसमें एक्सेलरेशन आ गया, रिजर्व्ड इन डायरेक्शन द एक्सेलरेशन ऑफ द, तो मास m है और एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि अब ये बैलेंस्ड नहीं है, अब एक्सेलरेशन आएगा। अब आप देख लो, आपको बोलना है, आपको क्या बोलना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें a निकालना है। तो a निकाला इन टर्म्स ऑफ f1, तो कैसे करेंगे देख लो, अगर आप यहां देख लोगे f1 प्लस f2 जो है वो माइनस f के बराबर आएगा, तो अपना माइनस f1 है ही, और f2 प्लस f3 के बदले माइनस f1 फिर से आएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो माइनस ट्वाइस ऑफ f1 डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल लॉजिकल आंसर, ट्वाइस ऑफ f1 नेगेटिव टाइम्स डिवाइडेड बाय m इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इन gravity free space, तो heavy string of mass m is connected and force F is applied on the string, find the tension in the middle of the rope। तो यहाँ पे टेंशन निकाला, मिडल ऑफ द rope, मिडल आपने बोल दिया तो ये m/2 मास हो गया, ये भी m/2 मास हो गया। हमें यहाँ पे टेंशन निकालना है। टेंशन क्या होता है, टेंशन हमेशा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहली फुर्सत में इसमें आप एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन हो गया नेट फोर्स जो पुलिंग फोर्स है, और नेट मास हो गया m प्लस m, तो ये हो गया इस पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन जिससे वो मूव करेगा। फिर आपको टेंशन निकालना, अब टेंशन यहाँ पे इसको खींचेगा, और टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन कोई भी हो, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है। अब टेंशन जो फोर्स है वो इतने ही मास को खींच रहा है, क्या है मास, इट इज m प्लस m/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज f डिवाइडेड बाय m प्लस m, शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए, ऊपर होना चाहिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 इंटू f डिवाइडेड बाय m प्लस m, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कैपिटल m/2 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, पहले एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय नेट मास, फिर जहाँ से टेंशन वहाँ से काट दो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, m/2 में कट गया, और फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा रिगार्डिंग टेंशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the pulley arrangement shown in the figure are identical, the mass of the ropes being negligible in case one the mass m is lifted by attaching a mass to m। तो पहले केस में मास m को लिफ्ट करने के लिए 2m लगा, एंड विद अ रोप एंड कंस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। दूसरे केस में आपने कंस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स से इसको लिफ्ट किया मास m को, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ मास m इन केस फर्स्ट इज। पहले केस का जो एक्सेलरेशन है वो दूसरे केस के साथ कैसे रिलेटेड है, नीचे ऑप्शन है देख लीजिए। यहाँ पे 2 बॉडी सिस्टम है, और जब भी 2 बॉडी सिस्टम होता है तो हमें पता होता है फॉर्मूला होता है बराबर m1 माइनस m2 पूरे सिस्टम का, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g हमने पढ़ा होता है एक्सेलरेशन। m1 हो गया हेवियर मास, तो 2m माइनस m हो गया m डिवाइड बाई 2m प्लस m हो गया 3m मल्टीप्लाइड बाई g, mm निकल जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया g/3। तो पहले केस में एक्सेलरेशन g/3 है, दूसरे केस में ये फोर्स है, तो ये फोर्स पे ट्रांसफर होगा और यही टेंशन होगा 2mg। तो टेंशन ऊपर की तरफ है, वही फोर्स है, और फोर्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फोर्स इसका अपना mg, क्योंकि जिस फोर्स से आप खींचोगे उतना ही रूप में है टेंशन डेवलप होगा। तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो 2mg माइनस वेट दैट्स mg इज इक्वल इसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो 2mg में से mg तो हो गया mg इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। पहली फुर्सत में mm निकल गया, a इज इक्वल g। तो पहले केस में एक्सेलरेशन है g/3, दूसरे में g है, तो पहले केस का एक्सेलरेशन दूसरे से लेस है, तो 0 मोर देन इन केस फर्स्ट, लेस देन इन केस सेकंड। बिल्कुल, तो केस फर्स्ट में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ मास इन केस फर्स्ट इज लेस देन इन, क्योंकि पहले केस में g/3 है, दूसरे में g है, सो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज A block of metal weighing 2 kg is resting। तो 2 kg एक ब्लॉक है मेटल का, 2 kg का मास है, ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज स्ट्रक बाय वाटर जेट, इस पे एक वाटर जेट आ रहा है, वो वाटर जेट इज रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकंड। 1 kg पर सेकंड से वाटर इस पे स्ट्राइक कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। हमें क्या बोलना है, द इनिशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए पहले फोर्स निकालो, और फोर्स होता है बराबर डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, डेल पी बाई डेल टी। डेल पी बाई डेल टी हो गया डेल मास वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब आप देख लो मास पर यूनिट टाइम उसने बोला है 1 kg पर सेकंड, तो 1 kg पर सेकंड इस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो 1 kg पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हो गया 5, तो 5 न्यूटन का फोर्स है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। अब फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है और इसका मास है 2, तो 2.5 शुड बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाटर जेट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट लाइक बुलेट प्लेट प्रॉब्लम। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख लीजिए इस क्वेश्चन को है ना, कन्वेंशनल मेथड जब
मैं क्लासरूम प्रोग्राम में कराता हूँ तो लंबा लोग खींच लेते हैं 1.5 पेज पे। मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक दिखाऊंगा। देखो, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो फोर्स जो बुलेट पे है वो 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t के हिसाब से जो है एक्ट कर रहा है, where f is in Newton and t सेकंड। तो ये फोर्स है। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। जैसे बुलेट बैरल से बाहर निकली, फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 हो गया जैसे बुलेट बाहर आया, तो वो टाइम क्या था जब फोर्स 0 हुआ? पहली फुर्सत में वही निकालो, 10⁵t। तो ये हुआ 2 इंटू 10⁵t इज इक्वल 600 इज इक्वल 600। तो t किसके बराबर हुआ? 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵। तो ये हुआ 300। तो 300 और 10⁵ ऊपर जाएगा, तो ये हुआ 10⁵ इट इज 0.03 सेकेंड्स। या आप लिख सकते हो सीधे t इज इक्वल 3 इंटू 10⁻², 10⁻², हाँ दो नहीं 10⁻3। तो मैं लिखूंगा इसमें प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया t इज इक्वल 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स में उस पर फोर्स 0 हुआ। तो जैसे बुलेट बाहर निकला और फोर्स 0 हुआ, तो ये इंपल्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंपल्स बेस्ड क्वेश्चन है। और फिर इस टाइम पे ही, ये तो बहुत कम टाइम है, 3 इंटू 10⁻, तो मतलब जो है 3 मिली सेकंड के टाइम पे ही उस पर फोर्स 0 हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका इंटीग्रेशन का लंबा तरीका है, बट मैं आपको बोल रहा हूं इसको तरीका करने का फोर्स टाइम ग्राफ निकालो, क्योंकि यहां पे आपका फोर्स टाइम ग्राफ जो है बहुत जबरदस्त आने वाला है। देख लो, एट टाइम 0, जब टाइम 0 था तो ये सारा खत्म हुआ। एट टाइम 0 इस पे फोर्स जो है वो 600 न्यूटन का है। और फिर अब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होने की वजह से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। और अब जो है जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो वैसे वैसे फोर्स जो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कम कम होगा, तो फोर्स कम कम होगा। और इस टाइम पे, किस टाइम पे? 3 इंटू 10⁻³ सेकंड पे फोर्स 0 होगा। देख लो कितना अच्छा ग्राफ बना। टाइम 0 पे उस पर 600 न्यूटन का फोर्स है। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे 600 जो है वो कम कम होना स्टार्ट होगा, फोर्स कम कम होगा। सर डायरेक्ट आपको कैसे पता है? लीनियर लाइन है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। 99% चांसेस व्हेनेवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट इज आस्क्ड इन दिस वे। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है और टाइम 0 पे यहाँ 3 इंटू 10⁻³ सेकंड पे इस पे फोर्स जो है वो बिल्कुल खत्म होगा। सर इंपल्स कितना है? व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड? तो इंपल्स होता है बराबर एरिया अंडर द एफ टी करूँ। एरिया अंडर एफ टी करूँ हो गया हाफ ऑफ बेस आप देख लो, ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज 600। तो अब आप देख लो, ये हो गया 600 का, ये हो गया 300, और फिर 3 3 जा 9 और ये 10⁻⁻1 बचा। इट इज 0.9 न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.9 न्यूटन सेकंड। अदरवाइज इस क्वेश्चन में लोग जो है इंटीग्रेशन करके जो है इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि लंबा है। बट अगर आपको नॉलेज है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यू कैन मेक इट इज फोर्स टाइम ग्राफ, एंड देन इफ यू नो दैट impulse is simply given by the area under force time graph, you can do this question in this way, and it is the best way to solve this numerical. And this completes our interaction regarding your CTS paper first, जिसमें हमने ये सारे चैप्टर्स डिस्कस किए। होप जो है आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।